सुनकर मैं खड़ा हुआ, अपने हाथ से एंगेजमेंट रिंग निकाली और उसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड के हाथ में पहना दिया। फिर मैं भी फ्लुएंट जर्मन में बोला, क्या परफेक्ट मैच है। ये कहने के बाद मैं बिना पीछे मुड़कर देखे वहां से चला गया। घर पहुंचते ही मैंने तुरंत अपनी सिस्टर को कॉल किया। दीदी, मैं घर आने और अरेंजमेंट के हिसाब से शादी करने के लिए एग्री हूँ। फोन की दूसरी तरफ जांगीरो सुन रही थी। उसका दिल आखिरकार रिलैक्स हुआ। फाइनली तुम उस छोटी सी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करने के लिए तैयार हो। इतने सालों तक साथ रहने के बाद भी वो कभी मुझसे और हमारे पेरेंट्स से मिलने के लिए एग्री नहीं हुई। मैं काफी समय से जानती थी कि तुम दोनों का कुछ नहीं होने वाला। अपनी सिस्टर की कॉन्फिडेंट टोन सुनकर मैंने अपनी आंखें नीचे की और धीरे से एक सेंटेंस में रिप्लाई किया, हाँ, मैं गलत था। मैं यहाँ सब कुछ जल्दी ही टेक केयर कर लूंगा। वेडिंग के लिए प्लीज आप और सब लोग अरेंज कर लीजिए। मुझे आधा महीना दीजिए। जंगहीरो ने प्यार से कहा, तुम्हें वेडिंग के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सब कुछ देख लेंगे। तुम बस टाइम पर वापस आ जाना। ये मैरिज प्रोस्पेक्ट ऐसा है जिसे मैंने और हमारे पेरेंट्स ने केयरफुली चुना है। फैमिली बैकग्राउंड, पर्सनालिटी, अपीयरेंस सब एक्सीलेंट है। यकीनन तुम्हें पसंद आएगा। ओह, इस बार जब तुम शादी करने घर आओ तो मेरी अच्छी दोस्त लुआ को इन्फॉर्म करना याद रखना। पहले जब तुम बीजिंग में कॉलेज गए थे तो तुम कुछ समय उसके यहाँ रुके थे। उसने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा था। अब जब तुम्हारी शादी हो रही है तो उसे वेडिंग में इनवाइट करना याद रखना। मुझे समझ नहीं आया कि क्या रिस्पॉन्स दूं, काफी देर तक साइलेंट रहा। फाइनली मैंने धीरे से रिप्लाई किया, वो नहीं आ पाएगी। जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, दरवाजा खुला। मैंने जल्दी से फोन काट दिया और लुआ की तरफ देखा जो अभी अभी लौटी थी। उसने अपनी आईब्रो ऊपर की। उसके डेलिकेट चेहरे पर एक ब्रिलियंट स्माइल थी। मैं तुम्हारी वेडिंग में नहीं आ पाऊंगी। मैंने अपने दिल में उसे साइलेंटली जवाब दिया, लेकिन बाहर से मैं बिना किसी हलचल के काम रहा। मेरी टोन भी इंडिफरेंट थी। ये कुछ नहीं है। लुआ ने भी माइंड नहीं किया। वो कैजुअली बोली, क्या तुम अभी अपनी सिस्टर को कॉल कर रहे थे? मैंने रिस्पॉन्स में हल्का सा कहा। बेडरूम में जाने के इरादे से खड़ा हुआ, लेकिन उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। हम दोनों के बीच एक एम्बिग्युअस एटमॉस्फेयर फैल गया। तो क्या तुमने अपनी सिस्टर को हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताया? ये सुनकर मैं थोड़ा मुस्कुराया। वह स्माइल मेरी आंखों तक नहीं पहुंची। क्या तुम नहीं चाहती कि उसे पता चले? ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती। बात यह है कि तुम्हारी सिस्टर की पर्सनालिटी के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर उसे पता चला कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके सबसे प्रीशियस छोटे भाई के साथ है तो वो तुरंत बीजिंग आ जाएगी और तुम्हें तब तक पीटेगी जब तक तुम बेड से उठने लायक न रहो। उसकी जोकिंग टोन सुनकर मेरी पलकें थोड़ी कांपी। मेरी आवाज काम रही। तो तुम्हारे दिल में मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं या नहीं? मुझसे अचानक ये सवाल सुनकर लुआ ने अपनी आईब्रो ऊपर की। अगर बॉयफ्रेंड नहीं तो फिर क्या? तुम और मैं 6 साल से साथ रह रहे हैं। अगर बॉयफ्रेंड नहीं तो फिर क्या? मैं अभी घर आई और तुम्हें गले लगाया। अगर बॉयफ्रेंड नहीं तो फिर क्या? मैं तुम्हारे साथ ये चीजें करती हूँ। जैसे ही वो बोली, उसके गर्म होंठ मेरी गर्दन से छुए। मेरी बॉडी तुरंत टेंस हो गई। मैंने जल्दी से अपना सिर झुकाया और किस को अवॉइड किया। मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। लुआ को लगा कि मैं शर्मा रहा हूँ। वो अपनी हंसी नहीं रोक पाई। मेरा छोटा बॉयफ्रेंड, इतने लंबे समय तक साथ रहने के बाद भी तुम अभी भी इतने शर्मीले क्यों हो? यह कहने के बाद उसने प्यार से मेरा सिर सहलाया, मुड़ी और बाथरूम की तरफ चली गई। कदमों की आवाज कम होते सुनकर मैंने आखिरकार खुद से एक बार फिर बुदबुदाया, बॉयफ्रेंड सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट नहीं है, है ना? एक्चुअली मैं लुआ से पहली बार 8 साल पहले मिला था। वो और जांगहीरो कॉलेज रूममेट्स थे क्योंकि उनका क्लोज रिलेशनशिप था। जांगहीरो कभी कभी उसे घर ले आती थी। यंग लव बस शुरू ही हो रहा था। ऑलमोस्ट पहली नजर से ही मुझे ये ब्यूटीफुल बड़ी दीदी इतनी पसंद आई कि इसने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। उसके बाद मैंने हाई स्कूल ग्रेजुएट किया। लुआ ने भी ग्रेजुएशन पूरी की और अपने होम टाउन बीजिंग लौट गई क्योंकि मुझे उसकी याद आती थी। मैंने अपनी फैमिली के ऑब्जेक्शंस के खिलाफ जाकर गुपचुप तरीके से उसके शहर की एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया क्योंकि मैं बहुत हैंडसम था। हाई स्कूल से ही कई लोगों ने मुझे परस्यू किया था। जांगहीरो मुझे एक अनजान जगह पर अकेला छोड़ने में कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए उसने मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड लुआ को सौंप दिया, यहाँ तक कि मुझे उसके अपार्टमेंट में रहने दिया। शुरुआत में हम दोनों के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं था। मैं स्टडीज में बिजी था। लुआ कार रेसिंग और डेटिंग में बिजी थी। उसके बॉयफ्रेंड ऑलमोस्ट हर 3 दिन में बदल जाते थे जब तक कि मेरे फ्रेशमैन ईयर का 2nd सेमेस्टर नहीं आया। लुआ पूरी तरह नशे में घर आई। मैंने नर्वस होकर उसका ख्याल रखा। देर रात हो चुकी थी। सोफे पर लेटे हुए उस इंसान को देखते हुए जो गहरी नींद में लग रहा था, मैंने अनजाने में अपना हाथ आगे बढ़ाया। उन सिकुड़ी हुई भौहों को सहलाना चाहा। जैसे ही हमारी स्किन टच हुई, कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं। लुआ ने आलस से अपनी पलकें उठाईं। उसकी आवाज सॉफ्ट और प्लीजेंट थी।
तुम मुझे पसंद करते हो, है ना? अपनी फीलिंग्स एक्सपोज होने पर मैं जल्दी से खड़ा हो गया। नहीं, मैं नहीं करता। डिस्ट्रैक्ट होकर हंसने लगा। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तो फिर जब भी तुम मुझे देखते हो, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो जाता है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि हर बार जब मैं उसे चुपके से देखता था, उसे सब पता था। क्या करूं समझ नहीं आया। लुआ हंसी और मेरी गर्दन पकड़ी, मुझे होठों पर किस किया, जिससे मैं पूरी तरह डूब गया, बच नहीं सका। एक रात के बाद मेरी पीसफुल लाइफ पूरी तरह बदल गई। तब से लुआ जैसे सेटल हो गई थी, मुझसे डेटिंग करने पर फोकस्ड। मैंने अपनी फैमिली को भी बार बार मना कर दिया, जो चाहते थे कि मैं एक सूटेबल मैरिज के लिए घर वापस आ जाऊं। मजबूती से उसके पास बीजिंग में रहा। हर बार मेरी सिस्टर मुझसे पूछती थी, बीजिंग में कौन है जो तुम्हें वहां 6 साल से रोक कर रखा है और तुम वापस नहीं आ रहे? हर बार मैं लुआ के साथ अपने रिलेशनशिप को क्लैरिफाई करना चाहता था, सबको बताना चाहता था कि मैं अपनी सिस्टर की बेस्ट फ्रेंड के साथ हूँ, लेकिन लुआ ने मुझे हमेशा रोक दिया। कभी वजह नहीं जानी, जब तक कि कुछ दिन पहले की बात है। लुआ एक पार्टी में गई थी और उसने बहुत ड्रिंक कर ली थी। मैं उसे लेने गया। उसका फ्रेंड नशे में था। मेरी तरफ इशारा करते हुए पछतावे के साथ कहा, कैसे इतना हैंडसम यंग मैन भी लुआ का विक्टिम बन गया। मैं तुम्हें बता रहा हूँ छोटे भाई, लुआ के चक्कर में मत पड़ना, ओके? वो एक हार्टलेस इंसान है। तुम और उसका एक्स बॉयफ्रेंड, उससे पहले के सभी लोग सिर्फ यान के सब्स्टिट्यूट थे। ये पहली बार था जब मैंने लुओ यूशेन नाम सुना था। तब से मैं इसे भूल नहीं सका। काफी इंक्वायरी के बाद आखिरकार मुझे सच पता चला। लुआ और लुओ यूशेन एक दूसरे के फर्स्ट लव थे। जिस साल वो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, लुओ यूशेन ने ब्रेकअप का प्रपोजल दिया। अब्रॉड जाने के लिए डिटरमिन्ड था। लुआ पास्ट में डूबी हुई थी और बच नहीं सकी, इसलिए उसने खुद को बिगाड़ लिया। एक ऐसी इंसान बन गई जो फूलों के बीच भटकती थी, लगातार नए बॉयफ्रेंड्स डेट करती थी, और हर बॉयफ्रेंड में कहीं न कहीं लुओ यूशेन की शैडो थी, जिसमें मैं भी शामिल था। ग्रेजुएशन के बाद लुआ ने फैमिली बिजनेस इनहेरिट करने से मना कर दिया और रेस कार ड्राइवर बनने की जिद की। सब कुछ इसलिए क्योंकि लिu यूशेन ने अपनी यूथ में कुछ कहा था, जो लड़कियां कार रेस करती हैं वे बहुत कूल होती हैं। मेरी फ्यूचर वाइफ एक रेस कार ड्राइवर होनी चाहिए। यूथ और सिंसियर फीलिंग सिर्फ एक इल्यूजन निकली। उस मोमेंट पर मैंने अरेंजमेंट के हिसाब से घर जाकर शादी करने का फैसला किया। अब मुझे लुआ नहीं चाहिए थी और न ही मैं उसे अब पसंद करूंगा। अगली सुबह 6 बजे मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक ने मुझे टाइम पर जगा दिया। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने लुआ को मिरर के सामने मेकअप करते हुए देखा। उसकी लिविंग हैबिट्स आमतौर पर इरेगुलर थीं। आज वो अचानक इतनी जल्दी उठ गई। मेरे इंप्रेशन में ये पहली बार था जब मैंने कदमों की आवाज सुनी। वो मेरी तरफ देखने के लिए मुड़ी। क्या आज ये आउटफिट अच्छा लग रहा है? वो नेचुरली एक क्लोथ्स हैंगर थी। नॉर्मली सिर्फ एक व्हाइट टी शर्ट में भी वो ब्यूटीफुल लगती थी। आज जानबूझकर थोड़ा ड्रेसअप होकर वो और भी इंडिस्क्राइबेबली ब्यूटीफुल लग रही थी। बस एक लैंग्वेज नजर किसी को भी प्यार में डाल सकती थी। मुझे नहीं पता था कि अचानक उसने अपने आउटफिट की परवाह करना क्यों शुरू कर दिया। अगर ये पहले की बात होती तो मैं उसे देखकर इतना कैप्टिवेटेड हो जाता कि मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता, लेकिन अब मैंने बस शांति से सिर हिलाया। बहुत ब्यूटीफुल। लुआ ने मेरी एबनॉर्मैलिटी नोटिस नहीं की। उसने अपने होंठ थोड़े घुमाए। आज मेरी एक गैदरिंग है, अच्छे बच्चे की तरह घर पर वेट करना। जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हारे लिए केक लाऊंगी। ये कहकर वो मुड़ी और चली गई। उसे जाते हुए देखकर मैंने पीने के लिए एक गिलास पानी निकालने का सोचा, लेकिन देखा कि उसका फोन टेबल पर ही रह गया था। जब मैंने उसे उठाया तो गलती से अनलॉक बटन टच हो गया। स्क्रीन जल उठी, जिसमें यूशेन के नाम से सेव किए गए किसी व्यक्ति का नया मैसेज दिख रहा था। 8 साल तक एक दूसरे को नहीं देखा। मैं आज की गैदरिंग के लिए वाकई लुकिंग फॉरवर्ड हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैसेज देखकर मेरे कदम रुक गए तो पता चला कि उसका मूनलाइट देश वापस आ रहा है। कोई ताज्जुब नहीं कि वो इतनी जल्दी उठी और केयरफुली मेकअप किया। उसकी आईब्रो से लेकर आंखों तक सब में खुशी झलक रही थी। अगले ही सेकंड फ्रंट डोर खुला। लुआ बीच रास्ते से वापस आई। जाने से पहले फोन लिया और उस पर मौजूद कंटेंट को देखा। उसके कदम थोड़े डगमगाए। मुझे देखते हुए खुद को रोक नहीं पाई। क्या तुमने अभी मेरा फोन देखा? ये सुनकर मैंने अपनी आंखें थोड़ी उठाई। एक शांत नजर। नहीं। क्यों? लुआ फिर मुस्कुराई, जैसे उसने राहत की सांस ली हो। कुछ नहीं कहा, फिर मुड़ी और चली गई। ये पहली बार था जब मुझे अचानक महसूस हुआ कि मैं उसे समझता ही नहीं था। उसके दिल में सब कुछ उसके फर्स्ट लव के बारे में था। सभी बॉयफ्रेंड्स को लिu यूशेन के सब्स्टिट्यूट के रूप में ढूंढना। लॉजिकली देखा जाए तो उसे शायद मेरी परवाह नहीं थी, तो उसे इस बात से क्या फर्क पड़ता कि मुझे सच पता चल गया? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे मुझे खोने का डर हो? मैं खुद को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानना चाहता था। इसके अलावा मैं समझ गया था कि लॉस पहले से ही एक फैक्ट था। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद मैं तुरंत कंप्यूटर पर बैठ गया और ड्राइंग सॉफ्टवेयर खोला। मैं एक कॉमिक आर्टिस्ट हूँ।
घर जाने के बाद मैं वेडिंग मैटर्स में बिजी हो जाऊंगा। एस्टिमेटेड है कि लंबे समय तक काम नहीं कर पाऊंगा। जब तक फ्री हूँ मैंने बाकी ड्राफ्ट्स पूरे करने का प्लान बनाया। पूरी सुबह बिजी रहकर मैंने आधे दिन का काम पैकेज किया और एडिटर को भेज दिया। दोपहर में जब मौसम अभी भी अच्छा था मैंने बहुत सारी चीजें निकाली। मैचिंग कप्स, की चेन, स्कार्फ, जैकेट। ये चीजें पिछले कुछ सालों की थीं। मैंने एक के बाद एक खरीदी थी जिससे एक बड़ा बॉक्स भर गया था। बस इन चीजों को देखकर हर बार उन आइटम्स के आने की याद आ गई। मैं उन्हें लुआ के सामने लाता था। हमेशा चाहता था कि वो उन्हें यूज करे। जब मैंने उसका रिलक्टेंट लुक देखा, वे सभी आइटम्स जो छोटी लड़कियों को पसंद आते हैं। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं इन्हें बाहर पहनूं और दूसरी औरतें मुझ पर हंसे? इन बातों को सोचकर मैं बॉक्स लेकर नीचे गया। बॉक्स की चीजें कचरे में फेंक दी गईं। अब अच्छा है, अब कोई नहीं हंसेगा। सब कुछ सफाई से हैंडल करने के बाद मैं बस पीछे मुड़ने ही वाला था। जैसे ही मैं मुड़ा, मैं एक कूल एम्ब्रेस से टकरा गया। पता नहीं लुआ कब वापस आ गई थी। एक हाथ से मुझे संभालते हुए एक हाथ से पसीने से भीगे बालों को सहलाया। तुमने क्या फेंक दिया? तुम्हारा सिर पसीने से क्यों भरा है? यूजलेस कचरा। मैंने शांति से एक बहाना ढूंढ लिया। लुआ को कुछ शक नहीं हुआ। मुझे ऊपर ले गई। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, कचरा ढोने वाली गाड़ी अभी अभी आई थी, शोर शराबा करते हुए। उस पूरे बॉक्स को ले जाते हुए देखकर उसने आखिरकार अपनी नजरें हटाईं। किस तरह के कचरे में इतना सारा कचरा होता है? एक्चुअली अगर उसने सिर्फ एक बार देखा होता तो वो निशान ढूंढ सकती थी, लेकिन उसने सिर्फ इसलिए कुछ नहीं पूछा क्योंकि उसे परवाह नहीं थी। मेरी आंखों में सेल्फ मॉकरी की एक झलक कौंधी। मेरी आंख के कोने ने उसके चेहरे पर अभी भी टिकी मुस्कान को नोटिस किया। मैं थोड़ा हैरान रह गया। लुआ की बादामी आंखें लोगों को कैप्टिवेट कर लेती थीं। जब वो मुस्कुराई तो लोग उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाते थे। शायद इस बात को जानते हुए ज्यादातर समय उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। बाहरी लोगों को लगता था कि उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि उसकी मुस्कान सिर्फ सरफेस पर थी, वाकई दिल की गहराइयों तक नहीं पहुंचती थी। लेकिन आज पूरे दिन जब वो मुस्कुराई तो उसकी आंखों में दिल की गहराई से खुशी थी। वह पक्का लुओ यानशेन से मिली होगी। लग रहा था कि वो वाकई खुश थी। जैसे ही हम दरवाजे के अंदर आए, लुआ ने देखा कि अपार्टमेंट काफी खाली हो गया था। उसने एक बार चारों ओर देखा। उसके चेहरे पर सरप्राइज था। क्या कोई चोर घुस आया था? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत सारी चीजें मिसिंग हैं। कप कहाँ है? हगिंग पिलो भी गायब है। मैं जवाब देने ही वाला था कि लुआ के फोन की घंटी कुछ बार बजी। उसने मैसेज देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। बहुत जल्दी इस बात को दिमाग से निकाल दिया। अपने आप अपनी स्टडी में चली गई। दरवाजा बंद करने से पहले उसने इंस्ट्रक्ट किया, यिचिन, मुझे कुछ काम है, तुम पहले सो जाओ, मेरा वेट मत करना। मैं बिना कुछ पूछे अकेले बेडरूम में चला गया। दीवार पर घड़ी की सुई 12 बजे के पार हो गई। मेरे तकिए के नीचे रखे फोन ने पागलों की तरह वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। यिचिन, तुम्हें हैप्पी बर्थडे। यिचिन, 24वां बर्थडे मुबारक हो। केक खाना याद रखना। स्क्रॉल करने पर नीचे सभी बर्थडे विशेष थीं। डैड, मॉम, बड़े भाई, दोस्त, क्लासमेट्स हजारों मील दूर, उन सभी ने अपनी विशेष भेजी थीं। सिर्फ पास रहने वाली गर्लफ्रेंड ही इस बारे में भूल गई थी, क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट था। मैंने कंप्यूटर पर चल रही मूवी बंद कर दी। माउस का यूज करके बॉटम राइट कॉर्नर पर क्लिक किया, जिससे वो चैट विंडो खुल गई जो बार बार पॉपअप हो रही थी। यह लुआ की लू यू शेन के साथ चैटिंग थी। उसे नहीं पता था कि उसका व्हाट्सएप लैपटॉप पर खुला है। इस तरफ की सभी बातचीत मैं देख सकता था। मैंने उन दोनों को पास्ट से लेकर प्रेजेंट फिर फ्यूचर तक लंबी और घनी बातचीत करते देखा। लुआ ने मेरे बारे में एक सेंटेंस भी मेंशन नहीं किया था। सही बात है, आखिर मैं तो बस कंफर्ट के लिए एक सब्स्टिट्यूट था। मेंशन करने लायक क्या था? मैंने उस घनी बातचीत को देखा। अभी भी अपडेट हो रही थी। पावर बटन दबा दिया। अगले दिन डोरबेल की आवाज से मेरी नींद खुली। मैंने अपनी आंखें मली और लिविंग रूम में गया। फिर लुआ को देखा। पता नहीं वो कब जागी, फूलों का बुके पकड़े हुए, बर्थडे केक लिए हुए, पीछे मुड़ी। यिचिन, क्या तुमने पहले ही केक ऑर्डर कर दिया था? तुम अचानक केक क्यों खाना चाहते हो? कमरा कुछ सेकंड के लिए साइलेंट रहा। मैं आखिरकार धीरे से बोला, ये मेरा बर्थडे है। शायद मेरे किसी दोस्त ने इसे डिलीवर करवाया है। यह सुनकर लुआ अपनी जगह पर जमी रह गई। उसने अनजाने में दीवार पर टंगे कैलेंडर की ओर देखा। तब जाकर उसे पता चला कि आज 26 जुलाई है। वो मेरा बर्थडे भूल गई थी। लुआ की आंखों में गिल्ट की एक झलक कौंधी। उसने जल्दी से अपने हाथ की चीजें नीचे रखी और मुझे बेडरूम की तरफ धकेला। आज तुम्हारा बर्थडे है, चलो डेट पे बाहर चलते हैं। तुम क्या खाना चाहते हो? जरूरत नहीं है, घर पर रहना ही ठीक है। मैंने इस सजेशन को रिफ्यूज कर दिया, लेकिन लुआ बाहर जाकर सेलिब्रेट करने की जिद पर अड़ी रही।
यहाँ तक कि उसने वार्डरोब से एक शर्ट निकाली और मुझे दी। बहस न कर पाने की वजह से मुझे कुछ देर के लिए बाथरूम जाना पड़ा, फिर उसके साथ बाहर गया। हम दोनों नाश्ते के लिए अपने एक पुराने फेवरेट रेस्टोरेंट गए, फिर एक नई रिलीज हुई मूवी देखी, उसके बाद मॉल गए और कुछ राउंड चक्कर लगाए। रास्ते में मैं थोड़ी देर के लिए वॉशरूम रुका। वापस आने पर मैंने उसे फोन पर देखा। वो अपनी फैमिली से एक बहुत महंगी घड़ी ऑर्डर करने में हेल्प मांग रही थी। ये घड़ी कोइंसिडेंस से वही थी जिसे आधा महीना पहले मैंने एक मैगजीन में पहली नजर में पसंद किया था। उसका एक्साइटेड एक्सप्रेशन देखकर मेरा दिल अजीब इमोशन से भर गया। समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उस घड़ी को मैंने बस कुछ ही बार देखा था। उसने अपने दिल में वो बात तो याद रखी, पर सबसे इम्पोर्टेंट बर्थडे वो पूरी तरह भूल गई। क्या वो वाकई नहीं समझती? ध्यान से सोचने पर शायद वो समझ सकती थी। लू यू शेन के वापस आने से पहले वो मुझे अपना कंपेनियन मानती थी, इसलिए हर चीज पर ध्यान देती थी। लेकिन लू यू शेन के लौटने के बाद उसने अपना सारा अटेंशन लू यू शेन पर ट्रांसफर कर दिया था, इसलिए मुझसे रिलेटेड चीजें वो पूरी सुबह भूलती रही। मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हो पा रहा था, किसी भी चीज को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लुआ ने नोटिस किया कि मेरा मन कहीं और है। उसने मेरा सिर सहलाया। बर्थडे बॉय इतना दुखी क्यों लग रहा है? क्या तुम आज के मेरे प्लान से सेटिस्फाइड नहीं हो? अब सोचता हूँ तो उसे हमेशा मेरा सिर सहलाना पसंद था। सबकॉन्शियसली वो मुझे हमेशा एक छोटे भाई की तरह मानती थी, प्रेमी की तरह नहीं। मैंने अपना सिर हिलाया और कहने ही वाला था कि थक गया हूँ, घर जाना चाहता हूँ। लुआ ने पहले ही एक टैक्सी बुला ली थी और एक रिसोर्ट का एड्रेस दिया। मेरी सरप्राइज नजरों का सामना करते हुए उसने अपनी आईब्रो ऊपर की। क्या तुम हमेशा नहीं कहते थे कि तुम मेरे दोस्तों से मिलना चाहते हो? आज सब लोग फ्री हैं, मैं तुम्हें उनसे मिलवाने ले जाऊंगी। क्या इससे तुम थोड़े खुश हो सकते हो? ये अनएक्सपेक्टेड शेड्यूल देखकर मैं थोड़ा हैरान था। पहले लुआ मेरे फैमिली और फ्रेंड से नहीं मिलना चाहती थी, फिर मैंने उसके दोस्तों से मिलने का सोचा, लेकिन हर बार वो मना करने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढ लेती थी। काफी समय बाद मैंने ये कहना बंद कर दिया। अब जब मैं बीजिंग छोड़ने वाला हूँ तो वो अपने दिल में थोड़े गिल्ट की वजह से मुझे ले जाना चाहती है। इस दुनिया की चीजें वाकई आयरनिक हैं। टैक्सी पहाड़ की तरफ रुकी। लुआ ने मेरा हाथ पकड़ा और रिसोर्ट में एंटर किया। भारी दरवाजा धक्का देकर खोला। बूम! कई आवाजें आईं, कागज की कतरने, कॉन्फेटी और रिबन आसमान से गिरे। लोगों का एक ग्रुप शोर मचाते हुए दरवाजे से बाहर निकला, मुस्कुराते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे। ये सीन देखकर लुआ ने जल्दी से मुझे अपने सीने से लगा लिया और मेरे सिर से रिबन हटाते हुए पास आ रहे कई क्लोज फ्रेंड्स को पीछे हटाया। केयरफुल रहो, मेरे बेबी को मत डराओ, ये काफी शर्मीला है। इससे पहले कि बात पूरी होती वो साइलेंट हो गई। उसने भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा देखा, लू यून शेन। इसके उलट बहुत शांत था, मुस्कुराया और आगे बढ़ा। तुम इतने सालों से अब्रॉड थे, लंबे समय से ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं किया। आज सुबह मैंने सुना कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए बर्थडे प्लान कर रही हो। सोचा मैं भी इस फन में शामिल हो जाऊं। क्या मेरा स्वागत नहीं है? लुआ ने कोल्ड नजरों से चारों ओर देखा। हर किसी ने उसका सामना करने की हिम्मत खो दी। सब अवॉइड करने लगे, जैसे इसमें शामिल ही न हो। एटमॉस्फेयर को ठंडा होते देख मैंने बहुत पोलाइटली अपना हाथ आगे बढ़ाया और ग्रीट किया। पहली बार आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं जांग यीचिन हूँ। लू यू शेन ने कुछ देर तक मुझे घूरा, जैसे अचानक कुछ समझ गया हो, आधा मुस्कुराते हुए और आधा नहीं। उसने मेरा हाथ थामा। हेलो, मैं लू यू शेन हूँ। मैं लुआ का दोस्त हूँ। यीचिन, क्या तुम्हें अभी तक किसी ने बताया नहीं? हम थोड़े एक जैसे दिखते हैं। जैसे ही ये शब्द कहे गए, लुआ का हाथ जिसने मेरी बाहें पकड़ रखी थीं, अचानक टाइट हो गया। मैं शांत रहा। क्या ऐसा है? फिर तो हमारा काफी कनेक्शन है। ठंडा माहौल देखकर आसपास के लोगों ने तुरंत चीजें नॉर्मल करना शुरू कर दी। जान पहचान वालों का एक ग्रुप ड्रिंक करने और गेम्स खेलने के लिए इकट्ठा हुआ। बर्दाश्त से बाहर शोर था। मैं किसी को नहीं जानता था, भीड़ में घुसना पसंद नहीं था, इसलिए मैं सोफे पर बैठ गया। लुआ हालांकि मेरे पास खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें हमेशा दाईं ओर की टेबल पर टिकी थीं। मैंने उसकी नजर का पीछा किया तो देखा कि लू यू शेन सबसे ज्यादा लाइवली था। पहले तो उसने खुद को कंट्रोल किया, लेकिन जब लू यू शेन ने शराब का गिलास उठाया तो वो और नहीं बैठ सकी। अचानक खड़ी हुई और वहां चली गई। एक हाथ से वो वाइन ग्लास छीन लिया। आवाज में नाराजगी थी। तुम्हें अल्कोहल से एलर्जी है, फिर भी पी रहे हो? क्या तुम पागल हो? क्योंकि उसकी आवाज बहुत एजिटेटेड थी, पूरा हॉल साइलेंट हो गया। सबने अपनी नजरें वहां घुमा ली। लू यून शेन ने अपने हाथ में पासा डाइस घुमाया। उसके होठों का कोना एक मीनिंगफुल स्माइल में मुड़ा। इतने सालों बाद भी तुम्हें ये याद है? लुआ को कुछ कहने का मौका नहीं मिला। उसके पास खड़े कुछ नशे में धुत क्लोज फ्रेंड्स अचानक चिल्लाते हुए आगे आए। लुआ, तुम वो साल कैसे भूल सकती हो जब तुम दोनों प्यार में थे?
इस रोमांटिक आदमी की आंखों में सिर्फ तुम्हारे लिए जगह थी। ये सुनकर लुआ ने अनजाने में अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। उसका एक्सप्रेशन तुरंत डार्क हो गया। उसने डांटा, अगर तुमने ज्यादा पी ली है तो जाकर नशा उतारो, यहाँ खड़े होकर बकवास कर रहे हो। लोग उसकी डांट से पीले पड़ गए। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि मैं यहाँ था। जल्दी से बीच बचाव किया, कम पियो, गेम अभी खत्म नहीं हुआ है, चलो अगला राउंड। अपनी छाती में उमड़ते इमोशंस को दबाने के बाद सीन का जमा हुआ एटमॉस्फेयर नॉर्मल हो गया। लुआ सोफे पर वापस आई, टेबल से फ्रूट जूस का गिलास उठाया और मुझे थमा दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं पूछा, गिलास लिया और कुछ घूंट पी लिए। मेरा ये शांत बर्ताव इसके उलट लुआ को और भी वॉरिड और अनईजी बना रहा था। वो कुछ एक्सप्लेन करने ही वाली थी कि पीछे से आवाज आई, लू यू शेन हार गया है, मैं ड्रॉ करता हूँ, मुझे देखने दो। तुमने ट्रूथ क्वेश्चन निकाला है। सवाल ये है कि अगर पॉसिबल हो तो क्या तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ रिकॉन्सिल पैचअप करना चाहोगे? सन्नाटे के उस मोमेंट में लू यू शेन ने लुआ की तरफ देखा, अपने होंठ थोड़े घुमाए। कभी नहीं। जैसे ही ये दो शब्द कहे गए, कमरे का एटमॉस्फेयर फ्रीजिंग पॉइंट तक गिर गया। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। लू यू शेन फिर से अनजान बना रहा और ईगरली नया गेम शुरू करने के लिए कहा। लोगों का एक ग्रुप उसे खुश करने में लगा था, जबकि लुआ के कोल्ड फेस को चुपके से देख रहा था, जैसे वो चाहती हो, पूरी जगह को तहस नहस कर देना चाहती हो। किसी की जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और सबसे नए राउंड में लू यू शेन फिर से हार गया। जैसे ही वो सजा स्वीकार करने वाला था, लुआ से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे से बाहर ले भागी। वहां मौजूद लोगों ने शायद इस सीन की उम्मीद पहले से ही की थी, इसलिए किसी ने कुछ नहीं पूछा। हर कोई अपना खेल खेलता रहा, लेकिन फर्श से छत तक लगे शीशे, फ्लोर टू सीलिंग ग्लास के पार से मैं उन दो परछाइयों को देख सकता था जो कुछ ही दूरी पर बहस कर रही थीं। बाहर से उनकी उस तीखी बहस की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। इस सीन को देखते हुए मेरी आंखों में कॉम्प्लेक्स इमोशंस कौंध गए। मेरे इंप्रेशन में लुआ को किसी भी चीज की परवाह नहीं लगती थी। वो हमेशा बिना किसी चिंता के एक आलसी मुस्कान पहने रहती थी। 8 साल से उसे जानने के बाद मैंने पहली बार उसे इस तरह अपना कंट्रोल खोते हुए देखा था, और वो भी लू यू शेन के कभी नहीं की वजह से। सच है, जब प्यार न मिले तो हर कोई बराबर का बेचारा होता है। आखिर तक बहस चलती रही। लुआ इतनी गुस्से में लग रही थी कि उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बिना पीछे मुड़े चली गई। लुओ यू शेन को अकेला वापस आते देख सबको एहसास हो गया कि अब ये पार्टी खत्म करनी होगी। सबने जाने के बहाने ढूंढ लिए और मैं, इस पार्टी का भूला हुआ हीरो, इस अफरा तफरी के बीच खड़ा हो गया। जाने से पहले मैं वॉशरूम की तरफ रुका। दरवाजे के पीछे से मुझे बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। एक मोमेंट बाद अचानक आवाज आई। ये उस यंग मैन की आवाज थी जो वाइन टेबल पर सबसे ज्यादा शोर मचा रहा था। यू शेन, क्लियरली तुम अभी भी लुआ को पसंद करते हो। इस बार वापस आना भी उसी के लिए है। फिर तुमने अभी वे शब्द क्यों कहे? उसे गुस्सा दिलाकर जाने दिया। तुम इस तरह पैचअप, रेकनसाइल कैसे कर सकते हो? पानी चलने की आवाज के बाद लू यू शेन बिना किसी बहस के हंसते हुए बोला, मैं उसे 8 साल पहले की बात कैसे याद दिलाऊं? मैं बस चाहता हूं कि उसे वो फीलिंग याद आए जब हमारा ब्रेकअप हुआ था। दिल के पार होने वाला वो दर्द और एक तरफा प्यार। इस तरह वो मुझे हमेशा याद रखेगी, है ना? 8 साल। तुम और कितना चाहते हो कि वो याद रखे? देखो, उसने जितने भी बॉयफ्रेंड्स ढूंढे, हर कोई तुम्हारी तरह दिखता है। हालांकि ये वाला लंबे समय से प्यार में है, पर लगता है जैसे वो सिर्फ टाइम पास कर रही है। देखो, आज उसका बर्थडे है, फिर भी लुआ की आंखें और दिमाग सब तुम पर हैं। एक्चुअल हीरो एक इनविजिबल इंसान की तरह है। वाकई मुझे हंसी आ रही है। अपने दोस्तों को चिढ़ाते हुए सुनकर लू यू शेन भी हल्का सा हंसा, फिर धीरे से बोला, तुम नहीं समझते। ल्यू फैमिली बीजिंग का एक रईस खानदान है। हमारी पर्सनालिटी और अपीयरेंस सब आउटस्टैंडिंग है। ल्यू फैमिली तब मेरे ऑर्डिनरी बैकग्राउंड को ज्यादा भाव नहीं देती थी। वे पक्का उसके लिए एक मैचिंग हस्बैंड ढूंढ लेंगे। मैं आज सिर्फ इस तरीके से उसका दिल पूरी तरह अपना बना सकता हूँ। हालांकि हमारी बहस हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो शांत हो जाएगी तो मैं उसे कैजुअली सुलह का रास्ता दे दूंगा। वो पक्का अपना गुस्सा भूलकर वापस आ जाएगी। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, बाथरूम का दरवाजा जोर से खुला। मैं उनके सामने कुछ ही दूरी पर खड़ा था, शोर सुन रहा था। सिंक के पास खड़े लोगों ने अपना सिर घुमाया, ये देखकर कि वो मैं हूँ। लू यून शेन काफी देर तक हैरान रहा, फिर जाकर उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की कोशिश की। ये चिन, तुम यहाँ क्यों हो? जो बातें हमने अभी कही तुमने वे नहीं सुनी, है ना? मैंने अपनी आंखें उठाई और उसे देखते हुए धीरे धीरे सिंक की तरफ बढ़ा। आवाज इंडिफरेंट थी, सब कुछ सुन लिया। लू यू शेन को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी शांति से मान जाऊंगा। उसका एक्सप्रेशन तुरंत बेहद गंदा, अगली हो गया। उसके दोस्तों को भी लगा कि कुछ गलत है और वे उसकी तरफ से मुझे सबक सिखाने ही वाले थे। मैंने नल खोल दिया, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया।
जो लोग सच्ची फीलिंग्स का कैलकुलेशन करते हैं उन्हें कभी सच्ची फीलिंग्स नहीं मिलती। इस एक सेंटेंस ने लुओ यूशेन को स्पीचलेस कर दिया। उसकी आंखें गुस्से, इंडिग्नेशन से भरी थीं। उसकी नजर मेरी आंख के कोने वाले तिल मोल पर पड़ी और अचानक सब क्लियर हो गया। अब उसने दिखावा करना छोड़ दिया। उपहास करते हुए बोला, सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट हो, तुम्हें लुआ का प्यार तक नहीं मिल रहा। मेरे सामने खड़े होने का तुम्हें क्या हक है? सच्ची फीलिंग्स की बात कर रहे हो। बस ये नहीं पता कि इस भगवान की छोड़ी हुई जगह पर किसे अकेला छोड़ दिया गया था। बॉयफ्रेंड होना कितना बेचारापन है। उन्होंने कुछ देर मजाक उड़ाया और फिर चले गए। मैंने उनका पीछा करना जारी नहीं रखा। लुआ ने मेरी सच्ची फीलिंग्स के साथ खेला और लू यूशेन उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा था। शायद ये वाकई कर्मा का फल, कार्मिक रेट्रिब्यूशन है। मैं टैक्सी बुलाने के इरादे से दरवाजे की तरफ गया, पर अचानक याद आया कि ये पहाड़ पर बना एक रिसोर्ट था। यकीनन सभी ऐप्स ने आसपास कोई कार नहीं दिखाई। मुझे नहीं पता कि क्या लू यूशेन ने जानबूझकर लुआ की क्लोज सिस्टर्स को बताया था, क्योंकि एक के बाद एक 10 से ज्यादा कारें मेरे पास से गुजरी, पर एक ने भी लिफ्ट देने की बात नहीं की। लू यूशेन को आखिरी कार लेकर जाते हुए देखते हुए वो कार की खिड़की खोलकर मुझे घमंडी नजरों से देखना नहीं भूला। मैं उसके बदले विंडिक्टिव की नीयत समझ गया था। हल्का सा मुस्कुराया, मुड़ा और पहाड़ से नीचे पैदल चलने लगा। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था, बस झिंगुरों सिकाडास की आवाज साथ दे रही थी। मैंने अपना दिमाग खाली छोड़ दिया और मेरे सिर में कई यादें कौंध गईं। फिल्म के सीन की तरह, जिसने मुझे अनरियल महसूस कराया। प्यार में एक सब्स्टिट्यूट, देश वापसी, बर्थडे, सच्ची फीलिंग्स। मुझे अचानक थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि अगर लुआ को पता चलता कि अपने फर्स्ट लव के लिए उसने खुद को 8 साल तक टॉर्चर किया, जबकि वो सब सिर्फ लू यूशेन की एक चाल, डाइवर्जनरी टैक्टिक्स थी, तो उसे कैसा महसूस होता। जब मैं घर पहुंचा तो रात के 9 बजे बज चुके थे। मैंने अपने जूते उतारे, पैरों के छालों, ब्लिस्टर्स को देखकर ठंडी सांस ली और मेडिसिन बॉक्स उठाया। घावों का इलाज करने के बाद मैं बहुत ज्यादा थक गया था। नहाने के बाद सो गया। अगले दिन जब मैं उठा तो कमरे में सब कुछ कल जैसा ही था। मुझे कोई क्यूरियोसिटी नहीं थी कि लुआ कहाँ गई थी। घावों की पट्टी बदलने के लिए उठा ही था कि जांग यीरो का फोन आ गया। यिचिन, क्या तुम कल जल्दी सो गए थे? तुमने मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी फियांसे ने तुम्हारे बर्थडे के लिए बहुत सारे सरप्राइज तैयार किए हैं। उसने न सिर्फ मुझसे तुम्हें कुछ पैसे ट्रांसफर करने को कहा, बल्कि घर के लिए बहुत सारी चीजें भी खरीदी हैं। तुम वापस आते ही उन्हें यूज कर सकते हो। कैसा लगा? मैंने तुम्हारे लिए जो मैरिज प्रोस्पेक्ट ढूंढा है वो बुरा नहीं है ना? मैंने नोटिफिकेशन बार खोला, वाकई 60 मिलियन का ट्रांसफर देखा। मैं जवाब देने ही वाला था कि पूरी रात गायब रही लुआ अचानक वापस आ गई। कैसा प्रोस्पेक्ट? ये जानी पहचानी आवाज सुनकर फोन की दूसरी तरफ जांग यीरो तुरंत एक्साइटेड हो गई। यिचिन, वो अभी कौन बोला? लुआ इस वक्त तुम्हारे घर पर क्यों है? मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने कैजुअली एक बहाना बनाकर फोन काट दिया। मेरी टेंस हालत देखकर लुआ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने जानबूझकर उदास होने का नाटक किया। तुमने फोन क्यों काट दिया? मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड से बात क्यों नहीं करने दी? क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने के लायक नहीं हूँ? मैं उसके मजाक का जवाब नहीं देना चाहता था। शांति से वापस पूछा, क्या तुम हमेशा ये नहीं चाहती थी कि उसे हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता न चले? लुआ की मुस्कान उसके होठों पर जम गई। मेरी इंडिफरेंट शक्ल देखकर उसे एहसास हुआ कि शायद मैं गुस्से में हूँ। वो मेरे पास आई, किसी जादूगर की तरह मेरा हाथ खींचा और मेरी हथेली पर घड़ी रख दी। सॉरी, कल मैं तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट लेने में बिजी थी, इसलिए मैं तुम्हें रिसोर्ट में भूल गई। क्या तुम मुझे इस बार माफ कर सकते हो? मुझ पर इस तरह का झूठा बहाना, फ्लॉड लाई आजमाने के बाद क्या उसे लगा कि मैं उसे पक्का माफ कर दूंगा? मैंने उसे घूरा, कुछ नहीं कहा। इसके अलावा घड़ी एक्सेप्ट नहीं की और काफी देर तक मेरे रिस्पॉन्स का वेट करती रही। लुआ ने घड़ी पकड़े हुए एक आह भरी और उसे मेरी आंखों के सामने लहराया। तुम आजकल इतने खोए खोए से क्यों रहते हो? क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? मैंने आखिरकार अपनी नजरें हटाई, खिड़की के बाहर देखने के लिए अपना सिर झुकाया और धीरे से कहा, एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है। मेरा एक दोस्त है, उसे हाल ही में पता चला कि जिस गर्लफ्रेंड को वो लंबे समय से डेट कर रहा था वो उसे धोखा दे रही थी। उसे सच पता चला और उसने मुझे ये बात बताई। मुझसे पूछा कि क्या उसे आखिर में उसे माफ कर देना चाहिए। तो इतनी छोटी सी बात की वजह से वो कुछ देर हंसी और एक जवाब दिया, बहुत रैशनल बात है, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अगर ये धोखा है तो वो माफी के लायक नहीं है। अगर ये धोखा है तो वो माफी के लायक नहीं है। मैंने उसकी टोन की नकल की और इस सेंटेंस को एक बार दोहराया। लुआ मुस्कुराई और सिर हिलाते हुए फिर से मेरे बाल सहलाए। सही कहा मेरे छोटे भाई, फ्यूचर में कभी धोखा मत खाना, ओके? उसके इस जेस्चर को देखकर आखिरकार मेरे चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। चलो हम दोनों इस सेंटेंस को याद रखते हैं।
लुआ ने भौहें सिकोड़ी और पूछने ही वाली थी कि मेरे कहने का क्या मतलब है। तभी उसकी जेब में रखा फोन अचानक बज उठा। उसने देखा नहीं, बस कैजुअली आंसर बटन दबा दिया। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि कौन है? ये मैं हूँ लुआ, चलो बात करते हैं। दोनों एक दूसरे के काफी करीब खड़े थे। मैंने सुना कि वो लू यू शेन की आवाज थी। लुआ के एक्सप्रेशन कुछ सेकंड के लिए जम गए, फिर जल्दी ही नॉर्मल हो गए। उसने एक शांत सवाल पूछा, जल्दी से फोन काटा और फिर जाने का एक बहाना ढूंढ लिया। टेबल पर छोड़ी हुई घड़ी को देखते हुए मैं खड़ा हुआ और कमरे में चला गया। 2 घंटे तक ड्राफ्ट्स पर काम किया और थोड़ी देर आराम करने का सोचा। कैजुअली फ्रेंड सर्कल खोला तो देखा कि लू यू शेन ने, जिसने कल ही मुझे ऐड किया था, आधे घंटे पहले एक स्टेटस पोस्ट किया था। 8 साल बीत गए, तुम आज भी वही लड़की हो, बस मुझे थोड़ा मनाने की जरूरत होती है और तुम नरम पड़ जाती हो, ये अच्छा है। नीचे दी गई फोटो में क्रैफिश की एक प्लेट थी और एक हाथ उसके छिलके छील रहा था। उस पतले हाथ और कलाई पर वही जानी पहचानी घड़ी देखकर मैं थोड़ा मुस्कुराया और फोन बंद कर दिया। अगले कुछ दिनों तक लुआ एक बार भी वापस नहीं आई। बस कभी कभी मैसेज भेज देती थी कि वो बिजी है। लू यू शेन के फ्रेंड सर्कल के जरिए मुझे उसका शेड्यूल क्लियरली पता था। सनराइज देखने के लिए समुद्र किनारे जाना, आतिशबाजी देखने के लिए अम्यूजमेंट पार्क जाना, कैंपिंग के लिए शहर के बाहर जाना। मुझे पता था कि लू यू शेन ने ये मुझे दिखाने के लिए पोस्ट किया था, लेकिन मैंने वैसा कोई हंगामा नहीं किया जैसा उसने इमेजिन किया था। बस पूरे दिल से सामान पैक करने में बिजी रहा। बीजिंग में बिताए सालों में मैंने कई चीजें खरीदी थी। उन्हें अलग अलग हिस्सों में छांटने में भी कई दिन लग गए। मैंने सभी महंगी चीजें डोनेट कर दी। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के सामान ले जाने के बाद मैं बस आराम करने ही वाला था कि लुआ के फोन से कॉल आया, लेकिन बात करने वाला वो नहीं थी। वो उसकी क्लोज फ्रेंड सू वोंगशिन थी। यीचेन लुआ का किसी के साथ झगड़ा हो गया है और वो एक लाइफ और डेथ रेस में पार्टिसिपेट करने का प्लान कर रही है। प्लीज जल्दी क्लब आओ और उसे समझाओ। ये शब्द सुनते ही मेरी दाईं पलक अचानक कुछ बार फड़कने लगी। कार आने पर चाबी लेने से पहले मैं एक पल के लिए हिचकिचाया। गेट पर वेट कर रही सू वोंगशिन तुरंत रास्ता दिखाने के लिए दौड़ पड़ी। रास्ते में उसने पूरी कहानी सुनाई। कुछ दिन पहले यान शेन ने एक ऑक्शन में प्रार्थना की माला देखी थी। लुआ बाथरूम गई थी और किसी और ने उसे खरीद लिया। उसने देखा कि उसे वो वाकई बहुत पसंद आई थी, इसलिए उस इंसान से उसे वापस खरीदने की डिमांड की। वो इंसान भी एक रेस कार ड्राइवर था जिसके पास पैसों की कमी नहीं थी, तो उसने कहा कि वो एक बड़ी शर्त लगाना चाहता है। दोनों ने कहा कि वे एक बार रेस करेंगे, जो जीतेगा उसे वो माला मिलेगी। अगर ये नॉर्मल रेस ट्रैक होता तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करती, लेकिन उन्होंने डेथ रोड को चुना है। वो रास्ता बेहद डेंजरस है। अगर शूमाकर भी आए तो वहाँ से सही सलामत निकलना मुश्किल होगा। यीचेन, तुम लुआ के बॉयफ्रेंड हो, प्लीज उसे समझाने का कोई तरीका ढूंढो। जब दोनों सीन पर पहुंचे तब तक पता चला कि बहुत देर हो चुकी थी। कई क्लोज फ्रेंड्स बड़े स्क्रीन पर रियल टाइम इमेजेस देख रहे थे। सबकी धड़कनें तेज थीं। बहुत देर हो गई, वे शुरू कर चुके हैं। अगर कुछ भी होता है तो हम अंकल ल्यू को क्या जवाब देंगे? शू, ऐसी मनहूस बातें मत करो। मुझे पता था, जब तक ये लू यान से रिलेटेड है, ये लड़की एक पागल औरत की तरह है। उसे 10 घोड़े भी पीछे नहीं खींच सकते। पहले तो सिर्फ लड़ाई थी, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा जुर्माना लग जाता था। अब अपनी जान दांव पर लगा रही है। वाकई अपना दिमाग खो चुकी है। ये शिकायतें सुनकर सू वोंग ने लंबी सांस लेते हुए जल्दी से अपने दोस्तों को कोहनी मारी। सबने अपना सिर घुमाया और मुझे देखा, फिर चुप हो गए। कुछ मिनटों बाद दूर से 2 इंजनों की आवाज आई, जो धीरे धीरे और क्लियर होती गई। मैंने स्क्रीन पर दोनों कारों को बारी बारी से आगे निकलते देखा, फिर आखिरी 3 किलोमीटर की ओर देखा। मेरी भौहें बुरी तरह सिकुड़ी हुई थीं। कुछ मिनट बाद 2 रेस कारें सबके सामने आ गईं। इसका मतलब था कि रेस खत्म होने वाली थी। लुआ की कार लीड में थी, लेकिन फासला ज्यादा नहीं था। आखिरी किलोमीटर के क्रूशियल स्प्रिंट पर स्क्रीन पर लगातार बदलते नंबरों को देखते हुए हर कोई गुस्से में चिल्लाया, लुआ, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? मैंने उनकी नजर का पीछा किया तो देखा कि वो काली रेस कार बिजली की तरह इतनी तेजी से गुजरी कि सिर्फ एक परछाई देखी जा सकती थी। आखिरी कुछ मीटरों में लुआ ने स्पीड कम नहीं की और फिनिश लाइन को सबसे पहले पार किया। जीतने के लिए उसने जो कीमत चुकाई वो थी फिनिश लाइन के पार शॉक एब्जॉर्बर्स का चकनाचूर हो जाना। फिर इंसान और कार दोनों पलट गए। रेस खत्म हुई। फिनिश लाइन पर वेट कर रहे लोग दौड़कर वहां पहुंचे। खून से लथपथ लुआ को बचाया गया। उसे खून की उल्टियां हो रही थीं। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। प्रार्थना की माला यू शेन को दे देना। आज की बात का मेंशन मत करना। बेहोश होने से पहले लुआ ने सिर्फ यही आखिरी सेंटेंस कहा। ये इकलौता सेंटेंस ल्यू यू शेन के लिए था, जबकि मैं उसके पास खड़ा वेट कर रहा था, बिना किसी मतलब के, बस एक मामूली अंतर के साथ। लुआ के बाएं हाथ की हड्डियां ऑलमोस्ट टूट चुकी थीं। उसका करियर लगभग रुक गया था। सर्जरी के बाद भी वो कोमा में थी।
मुंह से लगातार लुओ यानशन का नाम बुदबुदा रही थी। उसे सपनों में भी बेचैन और डरा हुआ देख रहा था। खो जाने का डर। मैंने खामोशी से अपनी नजरें हटा ली। एक रात बीत गई। एनेस्थीसिया का असर कम हुआ। लुआ ने अपनी आंखें खोली और हॉस्पिटल के बेड के पास मुझे थके हुए देखा। उसका दिल थोड़ा नरम हुआ। क्या तुम पूरी रात बिना सोए मेरी देखभाल करते रहे? मैंने धीरे से अपनी भौहें सहलाईं। जैसे ही उसने मेरी आंखों में थकान देखी, उसका दिल भर आया और उसने मेरा सिर सहलाया। तुमने बहुत मेहनत की है, मैंने शांत आवाज में कहा। मेहनत की बात नहीं है, तुम मेरी सिस्टर की बेस्ट फ्रेंड हो। लिहाज और फर्ज दोनों के नाते मुझे तुम्हारा थोड़ा ख्याल रखना ही चाहिए था। मेरा ये शब्द कहना बहुत एबनॉर्मल था। लुआ को लगा कि मैं किसी और के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर रेस करने की वजह से उससे नाराज हूँ। वो एक्सप्लेन करने ही वाली थी, पर शब्द उसके होठों तक आकर रुक गए। उसे एहसास हुआ कि कोई भी एक्सप्लेनेशन सही नहीं होगा। खुशकिस्मती से मैंने कुछ पूछा नहीं। उसने भी इसके बारे में बात नहीं की। फिर उसने सब्जेक्ट बदल दिया। इस दौरान क्या कोई मुझसे मिलने आया था? तुम्हारे दर्जनों क्लोज फ्रेंड्स और क्लब के रिप्रेजेंटेटिव्स भी। लुआ के चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। अब वहां सिर्फ एक कड़वाहट बची थी, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। उसके होठों का कोना थोड़ा ऊपर उठा। उसकी आंखों की गहराई में कोई मुस्कान नहीं थी, सिर्फ वे ही और कोई नहीं। मुझे सिर हिलाते देख उसका एक्सप्रेशन अचानक ठंडा पड़ गया। पूरी सुबह उसने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं जानता था कि वो किसका वेट कर रही थी, पर मैंने कुछ नहीं बोला। लुआ कई दिनों तक हॉस्पिटल में रही। मैंने एक पल के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ा और दिनों तक उसकी देखभाल की। डिस्चार्ज के दिन मैंने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा। मेरी आंखों में हार्ट अटैक की एक झलक कौंधी। ये चिन, पिछले कुछ दिनों के लिए थैंक यू। मैंने सामान उठाया, एक्सप्रेशन बहुत शांत थे। थैंक्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं पढ़ाई करने बीजिंग आया था तब तुमने मेरी सिस्टर की बात मानी थी और हमेशा मेरा ख्याल रखा था। समझो कि मैं बस वही एहसान चुका रहा हूँ। हालांकि ये कुछ दिन उन कई सालों के बराबर नहीं है, लेकिन बीजिंग में बिताए मेरे सालों ने शायद तुम्हें कोई परेशानी नहीं दी होगी। चलो इसे बराबर मानते हैं। ये दूसरी बार था जब मैंने हमारे रिलेशनशिप को अलग किया था। ये शब्द सुनकर लुआ को लगा कि कुछ सही नहीं है। वो मुझे देखे बिना नहीं रह सकी। हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं। ये एहसान चुकाने या न चुकाने की क्या बात है? फ्यूचर में मैं तुम्हारा ख्याल रखना जारी रखूंगी। मैंने उसकी नजरें अवॉइड की। आवाज इतनी धीमी थी कि सुनी न जा सके। अब कोई फ्यूचर नहीं होगा। घर वापस आकर मुझे एडिटर का फोन आया। ये चिन, तुम्हारी जो कॉमिक बुक अभी रिलीज हुई है वो बहुत पॉपुलर हो गई है। अब रीडर्स अगला पार्ट देखना चाहते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? इन दिनों मैं हॉस्पिटल में बिजी था, मुझे इस बारे में अभी पता चला। एडिटर ने मुझे इस सक्सेस का फायदा उठाने के लिए हर तरह से मनाने की कोशिश की। एक सीक्वल बनाने को कहा, पर मैंने पोलाइटली मना कर दिया, क्योंकि पूरी कॉमिक मुझ पर और लुआ पर बेस्ड थी, एक सच्ची लव स्टोरी के मॉडल के रूप में। मैंने सच पता चलने के मोमेंट पर ही इसे खत्म करने का प्लान बनाया था। इसे आगे बनाना बस एक फालतू चीज होती। काफी समय बाद अपना वेबो अकाउंट